हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिना देरी के दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा दावा, सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाई दुनिया की नींद। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर फ्रांस ने 303 भारतीयों से भरे विमान को क्यों किया जब्त। पेरिस से दिल्ली तक मच गया हाहाकार। जी हां, बताएंगे क्या रहा कारण। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत के नजदीक रशिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पुतिन की एक चाल से अमेरिका और चीन दोनों हुए परेशान, आखिर क्यों। साथ ही साथ बताएंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। इस राज्य की सरकार ने जारी किया सिलेबस। बताएंगे कौन से राज्य में लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स का सबसे बड़ा दावा, सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाई दुनिया की नींद। जी हां, परमाणु हथियार के परीक्षण की बड़ी तैयारी में है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से दुनिया में मच गया हड़कंप। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के बीच शातिर चीन परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में जुटा है। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से यह दावा किया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के चीन के परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की हरकतों को साफ देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट में पहली बार सैटेलाइट तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं, जो चीन के उत्तर पश्चिम में सुदूर झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में चीन की लोप नूर परमाणु परीक्षण स्थल से के संभावित पुनर्स्क्रियन का संकेत दे रही हैं। तस्वीरें संकेत करती हैं कि चीन जल्द ही पूर्ण परमाणु परीक्षण या संभवतः सब क्रिटिकल परमाणु विस्फोट करने के करीब पहुंच सकता है और वो इसकी तैयारी कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस परमाणु परीक्षण को लेकर चीन के खिलाफ पूरा सबूत पेश किया है। दोस्तों, एक सबूत पेश किया है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भू स्थानिक खुफिया विशेषज्ञ डॉक्टर रेनी बेबी यार्स द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका आधार किया है। इससे यह दावा पुख्ता हो रहा है। बता दें कि पेंटागन के पूर्व विश्लेषक डॉक्टर बर्बियार्स ने लोप नूर परमाणु परीक्षण स्थल की उपग्रह इमेजरी का अध्ययन करने में वर्षों बिताए हैं। बता दें कि चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु परीक्षण इसी साइट पर किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि लोप नूर की ये गतिविधियां अमेरिका चीन संबंधों में सबसे संवेदनशील क्षणों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद पूरी दुनिया में वास्तव में हड़कंप मच गया है दोस्तों। और सबको पता चल चुका है कि चीन शांत नहीं बैठने वाला, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है और कोई ना कोई ये चाल चलता ही रहता है बैकएंड में। और इस खुलासे के बाद अब हर किसी की आंखें खुल चुकी हैं। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सबसे बड़ी खबर, फ्रांस ने 303 भारतीयों से भरे विमान को क्यों किया जब्त। पेरिस से दिल्ली तक मचा हाहाकार। बता दें, फ्रांस ने भारतीय नागरिकों को लेकर निकारागुआ जा रहे एक विमान को रोक दिया है। इस विमान में 303 भारतीय नागरिक सवार हैं। फ्रांसीसी एजेंसियों को संदेह है कि इस विमान का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए किया जा रहा है। फ्रांसीसी अभियोजकों ने कहा कि विमान को एक अज्ञात सूचना के बाद हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार फ्रांसीसी अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत से निकारागुआ जा रहे इस विमान का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए किया जा सकता है। इस विमान ने संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरी थी। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इन यात्रियों की यात्रा की शर्तों और उद्देश्यों को लेकर न्यायिक जांच शुरू हो गई है। अधिकारी मानव तस्करी के संदेह की जांच कर रहे हैं। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारत के करीब रशिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पुतिन की एक चाल से अमेरिका और चीन दोनों परेशान, आखिर क्यों। बता दें, हिंद महासागर में रशिया की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी चीन भी परेशान है। इससे पहले तक हिंद महासागर रशिया के लिए एक दूर की कौड़ी हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हिंद महासागर को लेकर रूस की रणनीति को बदल दिया है। अब रूसी प्रशांत बेड़े के युद्ध पोत और पनडुब्बियां हर वक्त हिंद महासागर में मौजूद रहती हैं। विश्लेषकों का कहना है कि हिंद महासागर में रशिया की हाल की गतिविधि एक लुप्त पर्याय शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक समान प्रतियोगी के रूप में देखे जाने की उसकी इच्छा को दर्शाती है। रशिया की भारत के साथ बढ़ती सैन्य नजदीकी भी अमेरिका और चीन के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है। जी हाँ, रशिया के
रक्षा मंत्रालय ने अंडमान सागर में 7 से 9 नवंबर तक नौसैनिक अभ्यास का आधुनिक इतिहास में पहला रूसी म्यांमार नौसैनिक अभ्यास के रूप में प्रचारित किया। इस अभ्यास में रूसी प्रशांत बेड़े के 2 पनडुब्बी रोधी जहाजों एडमिरल ट्रिब्यूट्स और एडमिरल पेंटेलेयेव ने म्यांमार की नौसेना की एक फ्रिगेट और एक कॉर्वेट के साथ भाग लिया। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं चीन के साथ बराबरी का दर्जा भी चाहता है रशिया। वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में यूएस भारत नीति अध्ययन के वरिष्ठ सलाहकार और अध्यक्ष रिचर्ड रोसो का यह सबसे बड़ा बयान है कि चीन की बराबरी दर्जा चाहता है रशिया। चलते और खबर की तरफ, जहां नेपाल अपने मित्र देश भारत को देगा इतने 1000 मेगावाट बिजली, चीन को लगेगा 33,000 वोल्ट का करंट। जी हां, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान भारत और नेपाल अपने सबसे पुरातन संबंधों को और अधिक मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर जी की नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच एक बड़ा विद्युत समझौता होने वाला है। इसके तहत नेपाल भारत को 10,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। नेपाल भारत को यह बिजली किफायती दर पर उपलब्ध कराएगा। इससे जहां भारत ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में इतने बड़े पैमाने पर बिजली बेचने से समृद्धि आएगी। भारत और नेपाल के बीच होने वाले इस बिजली समझौते से चीन को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की यात्रा के दौरान भारत और नेपाल एक दीर्घकालिक बिजली समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रचंड ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के इनारुवा सब स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि नेपाल बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह में जयशंकर जी की आगामी नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल और भारत के बीच ये दीर्घकालिक समझौता होगा। जी हाँ, बता दें कि प्रचंड की भारत यात्रा के लगभग 6 महीने बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच बिजली समझौता होगा और उस समय दोनों देश सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत अगले 10 साल में नेपाल से 10,000 मेगावाट बन बिजली का आयात करेगा। जी हाँ, अगली खबर बता दे, जहाँ गणतंत्र दिवस परेड राफेल भारत के लिए नया रशिया बना फ्रांस, बाइडेन को कड़ा संदेश है, मैक्रोन को न्योता। जी हाँ, गणतंत्र दिवस समारोह में मिला निमंत्रण तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन का आया बयान, कहा थैंक यू माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गणतंत्र दिवस परेड में न आने की पुष्टि के बाद अब भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन को नई दिल्ली की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत आने का यह न्योता स्वीकार भी कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को यह निमंत्रण ऐसे समय पर दिया गया है जब अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून को लेकर थोड़ी खटास चल रही है। ऐसा 6वीं बार है जब फ्रांस के नेता नई दिल्ली में होने वाली शानदार परेड में चीफ गेस्ट होंगे। मैक्रोन ऐसे समय पर भारत आ रहे हैं जब दोनों देशों के बीच राफेल से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोस्ती बहुत मजबूत हो गई है और इसी वजह से फ्रांस को भारत के लिए नया रशिया तक कहा जाने लगा है। जी हाँ, फ्रांस एकमात्र राष्ट्र है जिसके नेता को इतनी बार गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि बनाया गया है। भारत और फ्रांस के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। इससे पहले योजना बनी थी कि अमेरिका समेत क्वाड देश भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनेंगे। इस परेड के एन मौके पर क्वाड देशों खासकर अमेरिका के स्केड्यूल नहीं बनने के नाम पर झटका देने के बाद अब दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। माना यह जा रहा है कि बाइडेन ने भारत आने की बजाय इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी करने को प्राथमिकता दी है और यही वजह से बाइडेन का यह दौरा नहीं हो पाया है। भारत और फ्रांस के दोस्ती की बात करें तो यह लगातार परवान चढ़ रही है। पीएम मोदी इसी साल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे। साल 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलैंड गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। जी हाँ, अब फ्रांस भारत को नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट देना चाहता है जो ताकत में बेजोड़ है। अब ऐसे में दोस्तों फ्रांस खुद गणतंत्र दिवस पर बैठ करके आराम से भारत के दमखम को देखेंगे। ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया इमैनुअल मैक्रोन जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर हमने अफगानिस्तान में कोई हथियार नहीं छोड़े। जी हाँ, पाकिस्तान के सवाल पर अमेरिका का सफेद झूठ तो देखिए। अमेरिका ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अपनी नौसेना की वापसी के दौरान कोई हथियार छोड़ने से साफ इनकार किया है। व्हाइट हाउस ने अमेरिका के ऊपर अफगानिस्तान में हथियार छोड़ने के आरोपों को तमाशा बताकर खारिज कर दिया है। अब अमेरिका के इस बयान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। लोग तालिबान के हाथों में M4 राइफल से लेकर मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे हथियारों को दिखाकर अमेरिका से सवाल पूछ रहे हैं। तालिबान के आतंकवादी आज भी अमेरिकी सैनिकों के कपड़ों, जूतों, ग्लव्स, गॉगल्स,
हेलमेट, नी कैप से लेकर मिलिट्री वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई वीडियोस में तो तालिबान आतंकवादियों को अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए भी देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान कोई हथियार नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसे दावों को फर्जी करार दिया। किर्बी ने कहा कि ये एक झूठ है, ये एक दिखावा है। अफगानिस्तान में अपने 20 वर्षों के दौरान हमने निश्चित रूप से कांग्रेस की मंजूरी और परामर्श के साथ अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को हथियार दिया और उन्हें सुसज्जित करने में मदद की। ऐसे में दोस्तों क्लियर और साफ झूठ बोलता दिखाई दे रहा है अमेरिका। आपने भी दोस्तों कई वीडियोस में, कई फोटोज में देखे होंगे जहां पर अमेरिकी मशीन गन्स, अमेरिकी हथियार, अमेरिका का हॉक हेलीकॉप्टर तालिबानियों के हाथ में दिखाई दिया है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर अमेरिका में भी गूंजेगा जय श्री राम का नारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 1100 मंदिरों में मनेगा भव्य जश्न। बता दें, अयोध्या में राम जन्म भूमि पर बने भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 7 समुद्र पार अमेरिका के मंदिरों में भी मनाया जाएगा और एक सप्ताह तक उत्सव मनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल की तेजल शाह ने सोमवार को कहा कि यह हमारा सौभाग्य और आशीर्वाद है कि हम इस घटना का हिस्सा है और हमारे सपनों का मंदिर सदियों के इंतजार और संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। अमेरिका और कनाडा में सभी भावुक हैं, सभी के मन में श्रद्धा का भाव है और वे भगवान श्री राम के उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। HMEC अमेरिका में 1100 हिंदू मंदिरों का शीर्ष निकाय है। ऐसे में जय श्री राम कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां कौन है पुंछ हमले को अंजाम देने वाला। PAFF पाकिस्तान से मिलती है आतंक की खुराक। बता दे, जम्मू कश्मीर में पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है। इसका फुल फॉर्म पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है। इस आतंकी संगठन की जड़ें पाकिस्तान में है और इसे आतंक की खुराक भी वहीं से मिलती है। सबसे पहले इस आतंकी संगठन का नाम साल 2019 में खबरों में आया था। यही वो साल था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। इस आतंकी संगठन को जैश-ए मोहम्मद के छन्न रूप के तौर पर खड़ा किया गया है। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक PAFF के पीछे पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI है। हाल के महीनों में जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उन सभी की जिम्मेदारी इसी ने ली है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बताया गया है कि राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ISI ने ट्रेनिंग देकर आतंकियों को भेजा है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी संगठन किसी भी हमले से पहले काफी प्लानिंग करते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी जवानों की तरह हेलमेट कैमरा भी पहनते हैं। इसके अलावा साल 2019 के बाद से हर आतंकी हमले की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। जी हाँ, एक और खबर की बात करें जहां पर श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने संतोष झा। राष्ट्रपति को सौंपा परिचय पत्र। बता दें, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त संतोष झा ने प्रभार संभाल लिया और शुक्रवार को राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपना परिचय पत्र सौंपा। वो गोपाल बागले का स्थान लेंगे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक झा कोलंबो में प्रभार संभालने से पहले यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वो 2019-2020 तक उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं और 2017-19 तक वॉशिंगटन DC में भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख रहे। उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में अहम पद संभाले हैं। और वैसे में संतोष झा जी को कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां क्या फिर पाकिस्तान जाएंगे PM नरेंद्र मोदी जी। नवाज शरीफ के भारत की तारीफ करने पर क्या बोले पाकिस्तानी, बताते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सीनियर PMLN नेता नवाज शरीफ ने भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि पड़ोसी चांद पर पहुंच गया है। वहीं शरीफ अर्थव्यवस्था को लेकर भी पहले भारत की सराहना कर चुके हैं। भारत की तारीफें कर रहे नवाज शरीफ के PM रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध माने जाते थे। ऐसे में अगर आगामी चुनाव में नतीजे में शरीफ जीत जाते हैं तो ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम हो सकता है। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के लोकप्रिय यूट्यूबर सुहेल चौधरी के रियल एंटरटेनमेंट चैनल पर बात करते हुए कई लोगों ने भारत से अच्छे संबंधों की तरफदारी की। एहतशाम नाम के शख्स ने कहा कि आज जंग हथियारों की नहीं रह गई है बल्कि इकोनॉमी की है। आज के समय में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से बढ़ रहा है। उसके साथ अच्छे संबंध से भारत को निश्चित ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत से रिश्ते संभलते हैं और व्यापार बढ़ता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के आपसी रिश्ते अच्छे हैं। अगर नवाज
नवाज शरीफ पाकिस्तान की सत्ता में आते हैं तो दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं। बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी। वो बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने भारत पहुंचे थे। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी भी शरीफ परिवार के समारोह में शामिल होने के लिए लाहौर गए थे। अब ऐसे में दोस्तों इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि नवाज शरीफ फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान को सिफर केस में जमानत, तो समर्थकों में जश्न। पाकिस्तान में क्या फिर लड़ेंगे चुनाव, जेल का ताला टूटेगा जैसा दिया बयान। बता दें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी। कोर्ट ने पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के दोनों नेताओं को 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरकार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने जारी किया था, जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्ला और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है। आरोप है कि इमरान खान ने इस गुप्त दस्तावेज को जानबूझकर सार्वजनिक कराया था। पीटीआई लंबे समय से मानती रही है कि इस दस्तावेज में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी। साथ ही साथ दोस्त अगली खबर बता दें, अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में चोर बना रहे भारतीयों को निशाना, पुलिस ने जारी की चेतावनी। बता दें अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन के बोथेल शहर में भारतीय अमेरिकियों को निशाना बनाकर दिन के समय की जाने वाली चोरियों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद पुलिस ने लोगों को चेतावनी जारी की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चोरियां स्नोहोमिश काउंटी में 35वें एवेन्यू साउथ ईस्ट के साथ 180वीं स्ट्रीट साउथ ईस्ट और 228वीं स्ट्रीट साउथ ईस्ट में हो रही है। सिएटल स्थित कोमो टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार स्नोहोमिश काउंटी शेरिफ कार्यालय ने बुधवार को 3 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की और उनकी पहचान करने में सार्वजनिक सहायता मांगी है। अगली खबर बता दें, समुद्र को चीरने के लिए भारत ने उतारा खतरनाक मिसाइल, विध्वंसक कांपने लगा चीन पाकिस्तान। जी हां, भारत ने समुद्र को चीरने के लिए पानी में एक खतरनाक मिसाइल विध्वंसक उतार दिया है, जिससे दुश्मन देशों में हड़कंप मच गया है। भारत में निर्मित मिसाइल विध्वंसक काफी खतरनाक है, जो समुद्री डाकुओं और दुश्मन देश पाकिस्तान एवं चीन को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। ये मिसाइल अब अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। समुद्री डकैती रोधी मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा पोत उतारा है। अदन की खाड़ी में यह स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत पहरा दे रहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन का निकल रहा दम, भारत बम अब जापान के इस झटके से हिला ड्रैगन। जी हाँ, कोरोना के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात में पहुंच चुकी है। देश का निर्यात लगातार घटता जा रहा है। बेरोजगारी ऐसे दौर में पहुंच चुकी है कि अब चीनी सरकार ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। चीनी सरकार की सख्ती के चलते विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर निकल रही हैं। रियल एस्टेट की खस्ता हाल ने बैंकिंग सेक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। चीन की बड़ी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, वहीं घटती महंगाई चीन की मुश्किलों को बढ़ा रही है। चीन से मुंह मोड़कर जापान की सबसे बड़ी कंपनी भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। चीन की सरकार की नीतियों ने विदेशी कंपनियों को नाराज कर दिया है। अब एक और बड़ी कंपनी का चीन से मुंह भंग हो गया है और वो चीन का रास्ता छोड़ भारत का रुख कर रही है। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर लौटे बजरंग, खेल मंत्रालय ने कहा यह उनका निजी फैसला है। बता दें भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष संजय सिंह का विरोध शुरू हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध करने वाले पहलवान चुनाव के नतीजों से बेहद निराश हैं। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के बाद बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुनिया को प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर पद्मश्री पुरस्कार रखकर लौटते देखा जा सकता है। बजरंग ने सोशल मीडिया पर अपना पद्म पुरस्कार लौटाने का ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की थी। वो उनके आवास पर भी पहुंचे थे, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस वजह से पुलिस ने उन्हें कर्तव्य पथ पर ही रोक लिया। ऐसे में उन्होंने फुटपाथ पर ही अपना पद्मश्री सम्मान रख दिया। बजरंग को प्रधानमंत्री आवास तक जाने से रोकने वाले पुलिस अधिकारी और बजरंग के बीच बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री तक ये सम्मान पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। पुलिस अधिकारी इसके लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बजरंग ने कहा कि जो भी व्यक्ति ये पद्म पुरस्कार प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है वो उसे सम्मान देंगे। जी हाँ, अब इस मामले पर खेल मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है, लेकिन उनसे इस फैसले पर फिर से विचार करने और इसे पलटने के लिए कहा जाएगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मार्मिक लेटर भी लिखा है। जी हाँ दोस्तों, जो आप स्क्रीन
पर देख पा रहे होंगे। अगली खबर की बात करें जहां कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश, क्षेत्रीय व छोटे दलों को एडजस्ट करें, सीटों के लिए इंडिया की एकता में दरार न आए। जी हां, इंडिया गठबंधन की यूनिटी के लिए राहुल गांधी ने बड़ी पहल की है। CWC मीटिंग में राहुल गांधी ने शीर्ष नेतृत्व से राज्यों में छोटे या क्षेत्रीय दलों को पूरा स्पेस देने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस स्टेट यूनिट्स को क्षेत्रीय व छोटे दलों के साथ एडजस्ट करने को कहा ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा सके। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आशानुरूप रहा। दक्षिणी राज्य तेलंगाना को छोड़कर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी निराशाजनक प्रदर्शन कांग्रेस का रहा। साथ ही साथ बता दें, इंडिया गठबंधन में कलह खत्म नहीं हो रही तो उधर बीजेपी तैयार कर रही लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी बीच कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हलचल मच गई है। हालांकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में रह रहकर कलह सामने आ रही है तो वहीं बीजेपी ने अब बैठकें भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी पदाधिकारियों को 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार केंद्र में पहुंचे हैं। बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस 2 दिवसीय बड़ी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर अहम निर्देश देंगे। जी हाँ, साथ ही साथ पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्लियर कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में जितना ज्यादा हो सके पूरी की पूरी ताकत झोंक दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लोकसभा 2024 इलेक्शन चुनाव में कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी आपके नजर में और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? क्या आप भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही कहेंगे? बताइएगा जरूर। क्या पीएम मोदी जी फिर से बनने चाहिए प्रधानमंत्री? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, इस बात पर बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां, शराब घोटाला केस में दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब इस मामले की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें एक के बाद एक समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल अब तक एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। सीएम केजरीवाल को अब ईडी ने तीसरा समन जारी कर दिया है और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने को कहा है। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ 10 दिनों तक साधना में रहने वाले हैं। इससे पहले केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। अगली खबर की बात करें, जहां महिलाएं जो चाहे पहने, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कर दिया हिजाब बैन हटाने का ऐलान। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही हिजाब पर लगाया हुआ गया प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं जो चाहे पहन सकती हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा पहनावे और जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है, लेकिन मैंने हिजाब बैन को वापस लेने का ऐलान किया है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी जिस प्रकार से हिजाब बैन को हटा दिया गया है? बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। इस राज्य की सरकार ने जारी किया सिलेबस। दरअसल गुजरात के सरकारी स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। कक्षा 6वीं से 8वीं के स्कूलों बच्चों को भगवत गीता का सार पढ़ाने का निर्णय लिया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने इसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। शुरुआत में सरकारी स्कूलों में भगवत गीता का सिलेबस लागू होगा, बाद में प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। अगले साल से कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी इसे अमल में लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है? बताइएगा जरूर अपनी राय और कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलेगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।